Hello students, welcome to our channel Motion Explain GSCP Made Easy। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया को शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको चैप्टर बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब अगर हेरिटेज का अगर हम लोग मतलब समझे, इट्स एन वेरी सिंपल दैट द थिंग व्हाट वी गॉट आवर फ्रॉम आवर एंसेस्टर। हेरिटेज का मतलब होता है सिंपल से जो भी चीज़ हमको हमारे पूर्वजों से मिली है। एक तो दो होते हैं, एक होते हैं हमारे डिसेंडेंट और दूसरे होते हैं हमारे एंसेस्टर। डिसेंडेंट पे अगर देखा जाए तो हमारी पीढ़ी की शुरुआत जहाँ से हुई थी उनको हम कहेंगे डिसेंडेंट, और दूसरे जो होते हैं हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज, हमारे दादा के दादा, उनको हम लोग पूर्वज कहेंगे और इंग्लिश में एंसेस्टर। सो जो भी चीज़ें हमको हमारे एंसेस्टर से मिली हैं हम उनको कंसिडर करेंगे हेरिटेज, हमारे लिए हेरिटेज है। और जो चीज़ें हमको हमारे पूर्वजों से हमारे देश को मिली है दैट इज नोन एज हेरिटेज ऑफ इंडिया। चलिए थोड़ा डीप में हम लोग स्टडी करते हैं। द पॉइंट नंबर 1 इज दैट अगर हम बात करें इंडियन ओशन जो हमारे इंडिया के साउथ में है, सो हमारे साउथ में है इंडियन ओशन इन द साउथ, बे ऑफ बंगाल हमारे ईस्ट में है और अरेबियन सी हमारे वेस्ट में है। यानी हमारा जो इंडिया है वो तीनों पार्ट से घिरा हुआ है। एक तरफ अगर देखा है, अगर हम बात करें तो ये है हमारा इंडिया का कुछ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे है हमारा इंडियन ओशियन, यहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी। सो इस तरीके से हमारा इंडिया जो है वो तीनों पार्ट से पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग इंडिया को एक पेनिनसुलर पार्ट भी कहते हैं। Moving on to the next point, area wise, India ranks 7th and the population wise second largest country in the world. अब अगर हम ज़मीन की तरीके से बात करें, एरिया अगर हम हमारे इंडिया का एरिया अगर निकालते हैं तो हमारी ज़मीन में अगर देखा जाए तो हमारा देश पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे स्टैंड होता है ज़मीन में देखने में, लार्ज में। और पॉपुलेशन अगर वाइज देखा जाए तो हमारा सेकंड है, फर्स्ट नंबर पे है हमारा चाइना। और ऐसा देखा जाए तो बहुत ही जल्दी हम लोग चाइना को भी ओवरटेक कर लेंगे। नेक्स्ट, आवर मदरलैंड इज टॉप रिच एंड वैरिड हेरिटेज। हमारी जो मातृभूमि भारत है, इसकी अगर देखा जाए इस देश में बहुत सारे अलग अलग तरीके के खनिज पदार्थ, मिनरल्स और कल्चर के रूप में भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा वैरिड तरीके, अलग अलग तरीके के कल्चर है। हमारा जो इंडिया है पूरे विश्व में कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ पे कलरफुल, रिच और कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सभ्यता वाला हमारा देश है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए द वैल्यू ऑफ द सत चित आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। वी हैव एक्सेप्टेड द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड वर्ल्ड पीस। इसीलिए तो हमारी जो वैल्यू कह सकते हैं, हमारे जो रीति रिवाज संस्कार हैं, सत चित और आनंद, ये भी हमारे भारतीय सभ्यता से निकाले गए हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है नॉन वायलेंस, यानी हमें हिंसा, किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करनी है और हमें ऐसे काम हमेशा करते रहना है जिससे पूरी दुनिया में शांति बरकरार रहे। नेक्स्ट है कल्चर एंड हेरिटेज। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर इज द सम ऑफ हैबिट, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल। अब सम ऑफ हैबिट्स की देखा जाए तो हमारी आदतें, जैसे अगर देखा जाए तो हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या मेहमान आते हैं तो हम लोग उनको नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनके पास से, ये हमारी आदतें हैं। वैल्यूज़ देखा जाए तो किसी भी जैसे भगवान को लेके हमारी जो उनकी जो कही हुई बातें हैं उनको हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, अच्छे तरीके से रहने का, इंसानियत बरकरार रखने का। और भी कहा जाए तो लोग, बड़े लोगों का आदर सम्मान। कस्टम अगर देखा जाए तो हमारे जो रीति रिवाज, हमारे पुराने पूर्वजों ने जो हमको हमारे संस्कार सिखाए हैं उसके बारे में कस्टम। ट्रेडिशन अगर देखा जाए तो हमारा जो एक तरीके से कह सकते हैं रहने का तरीका जो है, फिर खाने-पीने का, कपड़े पहनने का, ये सारी चीज़ें हैं। औरतों में देखा जाए तो बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे पूजा-पाठ में देखा जाए, फिर उसके बाद रहने के तरीके में है। फेस्टिवल के टाइम पे हमें हमारे ट्रेडिशन देखने को मिलता है। और लाइफ़स्टाइल कंडक्ट करके देखा जाए तो हमारा जो रहने का तरीका है, ये आपका सारी चीज़ें कल्चर में इंक्लूड होती हैं। व्हाइल हेरिटेज मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स। अब हेरिटेज को देखा जाए तो जो हमें गिफ्ट यानी हमें तोहफे के रूप में जो हमारे फोरफादर्स हमको देकर गए हैं, जैसे अगर देखा जाए कोई भी अगर
बात कर लिया जाए, हमें हमारा हवेली देकर गए हैं, प्रॉपर्टी देकर गए हैं, कुछ संस्कार देकर गए हैं, नाम देकर गए हैं, पहचान देकर गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग हेरिटेज में इनको काउंट करेंगे। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इस हेरिटेज को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है हमारा नेचुरल हेरिटेज और एक है हमारा कल्चरल हेरिटेज। सो सबसे पहले हम नेचुरल हेरिटेज को हम समझते हैं। नेचुरल हेरिटेज इट रिफर टू द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। अब ये जो नेचुरल हेरिटेज में है, हम लोग नेचुरल हेरिटेज में ये सारी बातें समझेंगे कि हमारा इंसान का कुदरत के साथ में और वातावरण के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप, एक रिश्ता मेंटेन होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम डीप में हम लोग जानते हैं। द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड। हमारे देश का जो नेचुरल हेरिटेज है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और अलग अलग तरीके से है। यूनिक कह सकते हैं कि हमारा जो हेरिटेज में ऐसा नहीं है कि हमारा जो हेरिटेज है वो सबसे बेस्ट है, नहीं। हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे यूनिक है। अब इनमें हम लोगों ने क्या-क्या इंक्लूड किया है नेचुरल हेरिटेज में, तो हमारा हमने माउंटेन को इंक्लूड किया, फॉरेस्ट, डेज़र्ट, रिवर, stream, sea, trees, plant, creepers, flower, leaf, insect, and varied other landscape, and wide range of mineral, vegetation, plant, and animal. इन सब चीज़ों को हमने हमारे नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड किया है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जो हैं, ये आज से ही नहीं, जब से हमारे फोर फादर या डिसेंडेड या एंसेस्टर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को स्मूथ बनाया है, आसान बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका अगर देखा जाए, तो नेचुरल हेरिटेज का अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल काउंट करते हैं, तो कहानी है जैसे हमारी पंचतंत्र और जटाका टेल। ये सब जब कहानी जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इंसान और कुदरत किस तरह से दोनों एक-दूसरे के इतने अच्छे रिश्ते मेंटेन होते हैं। इंसान कुदरत के बिना कुछ नहीं है। तो ये पंचतंत्र और जटाका टेल में इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि इंसान और कुदरत के बीच में कितना खूबसूरत रिश्ता है। और इसी तरह से बात करते हैं हमारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर जनरली फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप ऑफ लैंड। हमारा लैंडस्केप कैसे बनता है? हम लोग लैंडस्केप को कह सकते हैं ज़मीन के अलग-अलग तरीके के फॉर्म या शेप कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिमालय। हिमालय क्या है? एक हमारा एक माउंटेन है। और अगर बात करते हैं तो हमारा जैसे प्लेटू, सीधी-सी बात करते हैं, फिर हमारे प्लेन्स, और फिर बात करते हैं हमारा डेज़र्ट, फिर आपका बनता है बेसिन। और अगर देखा जाए बेसिन के साथ में और भी अलग-अलग तरीके के हैं, जैसे होता है हिल, फिर हमारी होती है डेल्टास। ये सारी चीज़ें जो है ज़मीन के अलग-अलग स्ट्रक्चर की वजह से ही सब क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें क्रिएट करेंगे? हम लोग लैंडस्केप में क्रिएट करेंगे, और ये जो है ये ज़मीन के अलग-अलग शेप हैं। हिमालय का एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया गया है कि हिमालय क्या है? एक माउंटेन रेंजेस है। अब ये हिमालय माउंटेन रेंजेस के साथ में अगर देखा जाए, तो ये हमारा देश इंडिया की सबसे पहले तो प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम कोल्ड वेव्स से, हमारी प्रोटेक्शन करता है, और दूसरे अनदर कंट्रीज़ के इन्वेजन से। यानी अब वर्षों से देखा जाए तो ये जो हमारा हिमालय है दूसरे देशों के हमलों से भी हमको बहुत बचाते हुए आया है। इसके लिए देखा जाए तो ये हम लोगों ने नेचुरल हेरिटेज में इसको स्पेशली इसीलिए इंक्लूड किया है। और हिमालय जो है वो कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन पीक्स हैं जो हमारे देश की शोभा पूरी दुनिया में बढ़ाते हैं। नाउ मूविंग अहेड विद दैट, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल हेरिटेज में है रिवर। रिवर इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। इसके बिना देखा जाए तो इंसान सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी, जल ही जीवन है। ये भी स्लोगन हम लोगों ने बहुत सुनते आए हैं, जगह लिखा भी है। सो रिवर हैज़ बीन प्रोवाइडिंग अ नेचुरल वे सिंस एशियन टाइम। अब इंडियन कल्चर हैज़ बीन फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड रावी। अब रिवर्स देखा जाए तो नेचुरल वे से तरीके देखा जाए तो एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करते हैं पानी, फिर हमारे लिविंग में मदद करते हैं। लिविंग में देखा जाए, खाना पकाने के लिए हमें पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, खेती-बाड़ी के लिए पानी चाहिए, घर बनाने के लिए पाती पानी चाहिए। इवन अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें मूव होना है, तो भी पहले के ज़माने के लोग वाटरवेज़ का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिवर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमारे देश में इसीलिए ज़्यादातर रिवर को हम लोग
लोक माता के नाम से भी हम लोग उनको जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और हमारी जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, वो सबसे पहले रिवर बैंक के किनारे इंडस वैली और रावी किनारे के ही साथ में एस्टैब्लिश्ड होना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि नदियों के ज़रिए ही लोगों को जीवन जीने के जीवन में इस्तेमाल और पानी जो अलग-अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो नदियाँ ही प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है हमारा, थर्ड है हमारा वेजिटेशन। द पीपल ऑफ इंडिया लव देयर एनवायरनमेंट सिंस एशियंट टाइम। अब हमारे जो भारत के देश के लोग हैं, उनको जो एनवायरनमेंट वातावरण वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। और वेजिटेशन, बिना वेजिटेशन के कोई भी वातावरण खूबसूरत नहीं हो सकता है। अलोंग विद दिस, जितनी भी ग्रीन चीज़ें हैं और आपके वेजिटेशन में प्लांट्स आए हैं, शर्ब्स, फिर हर्ब्स, फिर ट्रीज, और इसीलिए हम लोग ये प्लांट और ट्रीज़ की पूजा भी करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए वन ऑफ द कह सकते हैं खाने के सोर्सेज हैं, जो हमें फ्रूट प्रोवाइड करते हैं। और प्लस फिर देखा जाए आपका एग्रीकल्चर भी आपका वेजिटेशन में इंक्लूड है। एग्रीकल्चर हमें अनाज प्रोवाइड करते हैं, पल्सेस प्रोवाइड करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, बिजनेस करने की चीज़ें, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो इन्हीं ट्रीज़ की हम लोग पूजा भी करते हैं, जैसे बैनियन ट्री, पीपल, बैसिल, और इनकी पूजा भी की जाती है। इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी जीने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ। Our religious belief have given a status of God and goddess riding on some of the wild animal। अब हमारे जो धार्मिक सोच है, उसमें बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवी देवताएं हैं जो जानवरों की सवारी करते हैं। जैसे दुर्गा माता शेर की सवारी करते हैं, गणपति जी चूहे की सवारी करते हैं। उसी तरह से देखा जाए शंकर जी का जो फेवरेट है वो स्नेक है। इसी तरह से देखा जाए जैसे टाइगर, एलिगेटर, ईगल्स, पीकॉक, ये सब जानवरों की भी बहुत ज़्यादा अहमियत, इम्पोर्टेंस और महत्व है हमारे देश में। अब इसी तरीके से देखा जाए हमारा जो नेशनल एम्बलम है, उस पे भी दिए हुए हैं 4 लॉइन, हॉर्स, बुलेट और आपका है एलिफेंट भी है। एलिफेंट का अगर 4 लॉइन की तरह समझा जाए, हमारा देश शेर की तरह खतरनाक है, घोड़े की तरह तेज, बुल यानी बैल की तरह मेहनती और हाथी के तरीके ताकतवर है। तो ये हमारे हो गए नेचुरल हेरिटेज जो हमको कुदरत से मिला है। अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको इंसान ने डेवलप किया है कुदरत की मदद से। उसको हम लोग कहेंगे कल्चरल हेरिटेज। व्हाटएवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विद हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट, स्किल इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का सिंपल सा एग्जांपल है, जो भी चीज़ें इंसानों ने अपने अकल, कह सकते हैं अपने हुनर, अपने अकल, अपनी कला और अपने मेहनत से जो चीज़ों को क्रिएट किया है, उसको हम लोग कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। इसका हम लोग दूसरा भी कह सकते हैं, इट इज़ मैन मेड हेरिटेज भी हम लोग इसको कह सकते हैं। थोड़ा सा डीप में चलते हैं। अब हम कल्चरल हेरिटेज के बारे में हम समझ गए। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। द आर्ट द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इज अबाउट 5000 ईयर ओल्ड। हमारे देश में अगर द रिमेन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ इट। हमारे देश में अगर देखा जाए तो खुदाई के दौरान में एक्सकवेशन के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है ऐसी सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के किनारे सेटअप हुई थी। जैसे आपका एग्जाम्पल मोहनजोदारो, ये आपका एक एग्जाम्पल है। दूसरा है हमारा हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये एक कॉमन से एग्जांपल है, मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बाजू में इस्टेब्लिश हुई थी। और जब इनका एक्सकवेशन काम किया गया था ना, तो तकरीबन ऐसे बहुत सारे कलाकृति के सामान मिले हैं जो तकरीबन हज़ारों साल पुराने हैं। नियरली अबाउट 5000 ईयर ओल्ड, हज़ारों साल पुराने हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो सिविलाइजेशन सभ्यताएं हैं वो कितने ज़्यादा रिच और कितने ज़्यादा एडवांस थे वो टाइम पे। अब इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। नाउ द फिगर ऑफ बुलक और लॉयन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा। मौर्यन एरा के टाइम पे अगर देखा जाए तो उनके जो चिन्ह पे देखा जाए तो बुलक यानी बैल, लॉयन और इन्वर्टेड लोटस। लोटस में अगर देखा जाए तो मोस्टली ऑफ जो लोटस होता है वो ये शेप में होता है। पर लेकिन आपका यहाँ पे अगर लोटस दिया जाए तो आपका जो इन्वर्टेड लोटस है वो इस तरीके से, यानी आपका कमल ये पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये आपका इन्वर्टेड है, ये आपका एक्सवर्टेड है। सेकंड,
द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इन द मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ कालाकंड स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकर। अब ऐसे ही गौतम बुद्धा की भी स्ट्रक्चर मिले हैं मिडिवल पीरियड में, यानी आपके 750 की एडी के साथ में। उसी के साथ में कालाकांड मूर्ति भी मिली है जो जैन तीर्थंकर्स की है। एलोरा की केव्स मिली हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को जो बिलोंग करती हैं। अब ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हमारे कल्च आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इनको आप देखेंगे तो हमें प्राउड फील होगा कि हमारा देश का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो कितना ज़्यादा रिच, कितना ज़्यादा एडवांस और कितना ज़्यादा खूबसूरत था। नाउ अभी तक हम लोगों ने हमारे देश के कुछ एक हेरिटेज के बारे में जाना है। अब हम लोग हमारे हेरिटेज गुजरात हेरिटेज के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात या कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है, इसमें सिर्फ आपको कल्चरल के आपको मतलब देना है, अलॉन्ग विद दिस फिर आपको एग्जांपल्स देते जाना है हमारे इंडिया के अलग अलग हेरिटेज के कल्चरल हेरिटेज के बारे में। सेम इसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे गुजरात में जो हेरिटेज जो फेमस है। सो अब हम लोग कुछ ऐसे हेरिटेज के नामों के बारे में जानेंगे जिससे हमारे गुजरात की सभ्यता, आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। जैसे एग्जांपल है प्लेसेस ऑफ कल्चर, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एग्जाम लोथल, ये भी एक सिविलाइजेशन है। रंगपुर, धोलावीरा, रोजाड़ी एंड श्रीनाथगढ़। यहाँ पे जाके आप जब चीज़ें देखेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि हिंदुस्तान के साथ में हमारे जो गुजरात का भी जो हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज वो कितना ज़्यादा समृद्ध था। कुछ एक एग्जाम्पल्स हम लोग जान लेते हैं। जैसे विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ जो वड़नगर पे है। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। इंस्क्रिप्शन का मतलब अगर देखा जाए तो लिखावट, पत्थरों पे लिखे जाने वाली कोई भी चीज़ को हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। उनकी अशोका, सम टेम्पल ऑफ मोधेरा, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। ये इसके सम टेम्पल की एक खासियत है कि जब सुबह-सुबह होती है तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा कीमती पत्थर लगा हुआ है जिसमें सूरज की पहली रोशनी इस सन टेम्पल पे पड़ती है और पूरा रूम जो होता है वो जगमगा जाता है। फोर्ट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मानसार लेक ऑफ विरामगाम, जामा मस्जिद, झूलता मीनारा, सीरी सैयद निचाली ग्रिल, टेम्पल ऑफ हस्तिसेन, जैन टेम्पल ऑफ एट अहमदाबाद, शस्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन, रानी की वाव, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम ऑफ मोहब्बत खान एंड पारसी अग्यारिरी एट नवसारी। तो ये सारे ऐसी फेमस जगहों के नाम हैं जिससे गुजरात पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान क्रिएट करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, और भी जानते हैं। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इंक्लूड द्वारकाधीश टेम्पल, शारदा पीठ और शंकराचार्य, नौ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, अंबाजी टेम्पल, बहुचरा जी टेम्पल, रणछोड़ राय टेम्पल, श्यामला जी टेम्पल। ये हो गए हमारे तीर्थ स्थल, यानी जो पिलग्रिमेज का मतलब होता है यहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा भगवान की श्रद्धा से पूजा करने जाते हैं। अब हम लोग कुछ हमारे गुजरात के कुछ सामाजिक, धार्मिक और घूमने लायक जगहों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा पोलो फॉरेस्ट, हमारे यहाँ पे काइट फेस्टिवल होता है जिसको हम लोग एक तरीके से कहते हैं उत्तरायण के टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। काकरिया कार्निवल होता है, तानारीरी फेस्टिवल होता है, नॉर्थ डांस फेस्टिवल होता है और रण उत्सव होता है। ये एक तरीके से देखा जाए हमारे लिए सामाजिक और रिलीजियस चीज़ें होती है, और ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त टूरिज़्म भी, यानी यात्री लोग बहुत देखने आते हैं। अब कुछ धर्म की तरफ से देखा जाए तो जैन और बुद्धिस्ट की यहाँ पर भी ऐसी गुफाएं मिली हैं जिससे पता चलता है कि हमारे गुजरात में जैन और बुद्धिस्ट का भी कितना ज़्यादा वर्चस्व था और उनका यानी पहचान थी। जैसे वडनगर, तारंगा, खंबालिया, शामला जी, कोटेश्वर, तलाजा, धांग, झगड़िया, ये सब देखा यहाँ पे ऐसी गुफाएं मिली हैं जो जैन और बुद्धिस्ट के धर्म, रिलीजन को एक्सप्लेन करते हैं। सेम उसी तरह से मोधेरा फेयर, बहुचराज जी फेयर, श्यामला जी फेयर, भावनाथ जी फेयर, ये सब हमारे यहाँ पे गुजरात के फेमस फेयर, फेयर यानी मेला लगते हैं जिसमें अलग-अलग देशों से लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। अब हमने हमारे देश के नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज के बारे में जाना। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हमारे देश जो नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल, वो कैसे दूसरे देशों के लोगों ने आके हमारे देश के हेरिटेज को और ज़्यादा रिच और ज़्यादा कलरफुल बनाया। सो मूविंग अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया लैंड एंड पीपल। So mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribe came to India. अब हमारी देश की जो समृद्धि और कह सकते हैं जो लोकप्रियता पूरे दुनिया में इतनी ज़्यादा मशहूर थी कि बहुत सारे विदेशी ट्राइब्स यानी जाति के लोग, आदिवासी लोग हमारे देश में आए रहने के लिए।
सबसे जैसा अगर समझा समझा जाए तो सबसे पहला है हमारा नेग्रोइट। नेग्रोइट अगर इनको हम लोग हब्शी पीपल भी कहते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से आए थे इंडिया, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का जो बॉटम पार्ट है, जो पाकिस्तान का जो सदर्न पार्ट है, वो बलूचिस्तान कहलाता है। इसके होते हुए वो लोग इंडिया में आए और उनके बारे में कुछ जाने तो दे हैड ब्लैक कॉम्प्लेक्शन एंड कर्ली हेयर 4 टू 5 फीट ऑफ हाइट। उनका जो अगर रंग देखेंगे तो मोस्टली ऑफ काले कलर के, डार्क काले, तो उनके बाल छोटे और घुंघराले और उनकी हाइट तकरीबन 4 से 5 फीट के आसपास है। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे आप अफ्रीकन लोगों को देखिए, जैसे वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं, बट लेकिन फर्क उतना है, वेस्ट इंडीज के लोग मोस्टली और ज्यादातर लंबे होते हैं, पर लेकिन ये लोग छोटे होते हैं हाइट में, 4 से 5 फीट। नेक्स्ट अगर प्रजाति की बात करें तो है हमारा एस्ट्रोलाइट या निशाद। ऐसा माना जाता है कि ये लोग साउथ ईस्ट एशिया के साइड से आए थे एंड दे वर ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट हाइट। उन लोग को देखा जाए तो मोस्टली ऑफ उनका उनका कलर डार्क होता है, ठीक है। और माथा जो उनका फोरहेड, जो फोरहेड होता है वो चौड़ा, नाक चपटी चाइनीज जैसी और हाइट भी छोटी होती है। We find them in Kol and Munda tribal, Khasi tribal in Assam, the tribe in Nicobar and Myanmar। इनको हम कहाँ पाएंगे? इनको कहा जाता है, इनको कोल और मुंडा ट्राइब्स कहा जाता है और खासी ट्राइब। और ये हमारे देखा जाए ईस्टर्न स्टेट जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार जो हमारे एक आर्किपिंगलो से आइलैंड है, और म्यांमार, ये इंडिया के पूरे ईस्टर्न पार्ट में इस तरह के कॉम्प्लेक्शन वाले लोग पाए जाते हैं। और निषाद जो है एक्चुअली आर्यंस लोगों ने इनको निषाद नाम दिया था। नेक्स्ट है हमारा द्रविडियंस। द्रविडियंस वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मोहनजोदारो। अब ऐसा कहा जाता है कि द्रविडियंस जो है वो मोहनजोदारो के डिसेंडेंट है, पूर्वज, यानी इनके जो पीढ़ी की शुरुआत करने वाले कौन थे? मोहनजोदारो के लोग थे, और ये ज्यादातर इन्हीं कल्चर को फॉलो करते हैं। और ये लोग तकरीबन स्टोन एज सिविलाइजेशन से वहां रह रहे हैं, यानी अगर बेसिकली हम किसी को कह सकते हैं कि दे आर ट्रू इंडियन, तो वो है द्रविडियंस। दे हैड मैट्रिकल सिस्टम ऑफ फैमिली। अब मैट्रिकल सिस्टम देखा जाए तो इनके अगर देखा जाए तो ये लोग जो बड़े लोग पूरे एक साथ, यानी पूरा खानदान एक साथ रहने पे यकीन करता था, यहाँ तक कि शादी भी ये लोग अपने ही खानदान में करते थे, किसी दूसरे खानदान में ये लोग शादी नहीं करते थे। और इनकी जो लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, आज भी आप अगर साउथ इंडिया पे जाएंगे, जैसे आपका तमिलनाडु साइड में हो गया, फिर आपका केरला साइड में हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश भी हो गया, फिर आपका कर्नाटक, जहाँ पर आज भी ये लैंग्वेज बोलते हैं। एंड ये लैंग्वेज जो है इसमें ये लोगों ने प्योर संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। और ये द द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज है, यानी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में अगर कोई है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, तो वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। नेक्स्ट है हमारे जो है मंगोलियत और किरित। अब ऐसा माना जाता है कि ये मंगोलियत जो है दे केम फ्रॉम द नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत। अब चाइना अगर देखा जाए, हमारे इंडिया के ऊपर चाइना है, तो चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे हमारे इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है हमारा जम्मू कश्मीर, उसी तरीके से चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है मंगोलिया, आज भी ये देश एग्जिस्ट करता है। अब मंगोलिया से आए हैं तिब्बत के होते हुए, क्योंकि तिब्बत अगर आपका देखा जाए तो आपका मोस्टली ऑफ डेजर्ट रीजन है, ठंडी की वजह से यहाँ पे सिर्फ जो एग्रीकल्चर है वो बहुत कम होता है। अब वो लोग आए और सीधा वो लोग नॉर्थ आसाम, भूटान, सिक्किम और वेस्ट बंगाल साइड में आके वो लोग सेटल हो गए। अब इनके लुक के बारे में बात करा जाए तो इनका जो चेहरा होता है वो स्लाइटली पेल येलो, यानी हल्का हल्का पीलापन, फ्लैट फेस, चबी चीक्स यानी गाल एकदम मोटे मोटे, और इनकी आंखें बादाम जैसी दिखने में होती हैं। ये इनकी कुछ लुक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्पाइन, डैनिक एंड अर्मिनोद माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये लोग सेंट्रल एशिया से हमारे इंडिया में आए और दे आर फाउंड अमंग द ट्राइबल ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा, यहाँ पे ये लोग आके सेटल हो गए। नेक्स्ट है हमारे द नॉर्डिक आर्यन, फॉर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। अब नॉर्डिक आर्यन जो है, ये अगर देखा जाए तो ये हमारे देश में कह सकते हैं, ये भी सेंट्रल एशिया से हमारे देश में आए थे और इन्होंने आर्यन सिविलाइजेशन की शुरुआत करी, यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो हिंदू सभ्यता है, तो शुरुआत करने वाले जो हिंदू सभ्यता है
वो एक तरीके से आर्यंस ही हैं। दे वर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन नेम सप्त सिंधु। और ये लोग जो आके रहना चालू हुए थे हमारे इंडिया में, अगर देखा जाए तो पंजाब हमारा कहाँ पे है? पंजाब हमारा इंडिया के नॉर्थ में है। वहां पर से लेके जो लोग फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और हमारा वेस्ट बंगाल तक ये लोग पूरा सेटल्ड हुए। यानी गंगा नदी जहां जहां फ्लो होती है उसके नदी के किनारे ये लोग सेटल्ड होते गए और सीधे सीधे धीरे धीरे करके अपनी सभ्यता को ये लोग इंक्रीज करते गए। नाउ अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जाना हमारा देश का नेचुरल, फिर प्लस कल्चरल, और अलोंग विद दिस हमारे देश में जो मेजर जो प्रजाति है, अलग अलग देशों से लोग आए तो कुछ फेमस प्रजातियों के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब इसके साथ में ये जो हमारे नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के बारे में हमने जाना, इसी के साथ में हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें हमारे हेरिटेज सभ्यता को प्रिजर्व करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए। सो लेट्स हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि किस तरह से हम प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब अगर समझा जाए तो हम किसी भी चीज को हम खराब होने से रोक सकते हैं, उसको हम बर्बाद नहीं करने हो सकते। और कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को हमने खराब होने से रोका और उसके ऊपर ध्यान देके उसको वापस से डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। सो नाउ it is the primary and pure duty of every citizen of India to observe that nobody harm the ancient memorial। सबसे पहले तो देखा जाए तो ये हमारी मेन और प्रमुख जिम्मेदारी है हर देश के हर एक नागरिक की, कि हमारे देश की जो भी एशियन मेमोरियल, जो भी हमारे देश का कल्चरल हेरिटेज है, हमें उसको प्रिजर्व करना है, बचाना है। क्योंकि ये देखा जाए एक ऐतिहासिक तौर पे ये हमारे सभ्यता का बहुत ही ज़रूरी अहम हिस्सा है और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब ये चीज़ लोग खराब ना करें इसके लिए सरकार ने इसको संविधान में भी इंक्लूड किया है और ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तौर पे है जो आर्टिकल 51 ए इन 679 पे मेंशन है। और हमारी ड्यूटीज़ बताई है कि हम किस तरह से इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व। सबसे पहले तो हमारे देश की सभ्यता क्यों ज़रूरी है ये समझना पड़ेगा। हार्मोनियस, हमें ये भी जानना पड़ेगा ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसकी समृद्धि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हमें किस तरह से इसको बचाना है। सेकंड, मेंटेनिंग द फॉरेस्ट टैंक जहाँ पे पानी को जमा करते हैं, रिवर, पॉन्ड एंड वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड अलोंग विद मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें अपने देश के जंगल, पानी के स्रोत, तालाब, जंगली जानवर, बर्ड, इन सब को भी बचाना है क्योंकि ये सब जो है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, इससे हमारा एनवायरनमेंट खूबसूरत बनता है। Now, third, the protection of public property and giving up violence also included it। हमारे देश की जो सभ्यता है जैसे सचित आनंद, इसमें क्या है कि हमें नॉन वायलेंस को छोड़ देना है और पूरे दुनिया में शांति को बरकरार रखना है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए सबसे पहले जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट ने हमको बना के दिया है, उसको हमें बर्बाद नहीं करना है, प्रोटेक्ट करना है और हमें सबसे पहले लड़ाई झगड़े को छोड़ देना है। Thus, nature has generously donated abundant prosperity to India। इसी तरह से कुदरत ने हमें कितनी सारी चीजें दी हुई है जिससे हमारा देश समृद्ध हो सकता है। इसी चीजों को हमें संभाल के रखना है और इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हमारी जो चीजें हैं वो हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम आए। चलिए अब हम इन चीज़ों को एक शॉर्ट रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो हमने जाना कल्चर। कल्चर क्या है? इट्स एन टोटल हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, आइडल लीडिंग्स टू ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल। ये चीज़ क्या है? हमारी आदतें, हमारे रहने के संस्कार, तौर तरीके, ये हमारी कल्चर हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाते हैं। हेरिटेज, हेरिटेज एक ऐसा तोहफा है जो हमको हमारे पूर्वजों से मिला है। जैसे कह सकते हैं नेचुरल और कल्चरल, जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। नेचुरल हेरिटेज द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशन। नेचुरल हेरिटेज का मतलब क्या है? हमारा जो रिश्ता नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ से जो है उसको हम इंक्लूड करेंगे नेचुरल हेरिटेज में। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोक माता, जैसे हम रिवर्स को कहते हैं, रिवर्स हमारे लिए एक नेचुरल हेरिटेज है। क्यों? ये हमको हमारी जिंदगी में जो पानी का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर आते हैं हमारा कल्चरल हेरिटेज, जो भी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं अपने स्किल, अपने इंटेलिजेंस और अपने टैक्ट से,
अपने हुनर से, अपनी अक्लमंदी से जो चीज़ें बनाई है उनको हम कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड करेंगे। नाउ प्री हिस्टोरिक पीरियड अगर देखा जाए ऐसी चीज़ें जो बहुत पुरानी है इतिहास में, फॉर एग्जाम्पल द पीरियड इन विच स्क्रिप्ट और राइटिंग वॉज नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसे पीरियड होते हैं जहाँ पे लिखना, लोगों ने लिखना शुरू नहीं किया था, किसी भी चीज़ को पत्थर पे लिखना, लकड़ी पे लिखना वो शुरुआत नहीं करी थी, उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। फेयर, a gathering of people welcoming colorful and varied culture traditionally at place having religious and social importance। जैसे हम लोग कह सकते हैं मेला, पहले के टाइम पे मेला जब लगता था वो एक तरीके से देखा जाए समाज धर्म के जब कोई फेस्टिवल होता था तब, और सामाजिक तौर पे लोगों को एक करता था, उसे हम लोग फेयर कहते थे। निषाद, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए ट्राइब्स हमारे देश में आए और हमारे देश की संस्कृति, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट इतना पसंद आया कि वो यहाँ पे रहने लगे। किरिट, मंगोलियंस वर आल्सो नोन एज किरिट, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। किरिट को अगर देखा जाए, मंगोलियंस को हम लोग किरिट भी कह सकते हैं, और इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो पेल येलो होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्डिक आर्यन, द टॉल फेयर पीपल ऑफ यूरोपियन रेस कॉल्ड नॉर्डिक। अब नॉर्डिक की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो मोस्टली ऑफ अगर देखा जाए तो एशिया हम सर कह सकते हैं, यूरोपियन से जो टॉल और गोरे दिखने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग यूरोपियन कह सकते हैं, और इनको सेकेंड लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं नॉर्डिक। और आर्यंस लोग जैसे कि कहा कि एशिया के सेंट्रल पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट से जो लोग इंडिया में आके रहने लगे और वो लोग दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और लंबे चौड़े थे, उनको नॉर्डिक आर्यन कहा गया है। और नॉर्डिक आर्यंस को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हिंदू सभ्यता की शुरुआत करने वाले नॉर्डिक आर्यंस थे। इन लोगों ने द्रविडियंस की जो कल्चर, ट्रेडिशन, इतने ज्यादा वो लोग इन्फ्लुएंस हुए कि वो लोग ने भी वो चीज को फॉलो कर लिया। अब जानते हैं सप्त सिंधु, द रीजन वेयर 7 लार्ज रिवर। सप्त सिंधु ऐसी जगह है जहाँ पे 7 बड़ी बड़ी नदियां, जो आपकी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, सरस्वती, ये जहाँ पे आके मर्ज होते हैं, दैट इज कंसिडर एज एन सप्त सिंधु, वर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पंजाब। नाउ रिचार्ज, आर्यंस हैव कंपोज हाइम फॉर प्लेइंग वेरियस नेचुरल एलिमेंट। रिचार्ज कहा जाए जैसे आपके श्लोक, आपके भजन, जिससे आप कुदरत की पूजा करते हैं, दैट इज कंसिडर एज एन रिचार्ज। नाउ इंडियनाइजेशन, foreign tribe came to India was greatly influenced by language, script, name, religious and belief। इंडियनाइजेशन का मतलब ये है कि जो विदेशी आदिवासी लोग, जाति के लोग हमारे इंडिया में आए, उनको हमारे देश की लैंग्वेज, लिखावट, नाम और धर्म इतने ज्यादा पसंद आए कि वो लोग इंडिया में ही रह गए। And a fine amalgamation was done with India. This is known as Indianization. Okay स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, फिर जो दूसरे देशों से लोग आए, अलॉन्ग विद दिस हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी जाना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ हमारे देश के फेमस फेयर्स के बारे में जानेंगे जो हमारे इंडिया में, स्पेशली गुजरात में फेमस हैं और पूरे दुनिया से लोग आते हैं इस मेला को देखने के लिए। जैसे मोढेरा फेयर्स, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं और वन वर्ड में। मोढेरा फेयर जो मोढेरा महसाना डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये 3rd वीक ऑफ जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी श्रावण वद मास। देन बहुचरा जी फेवर्स, ये भी एक मेला है जो बहुचरा जी महसाना डिस्ट्रिक्ट में भी होता है और ये चैत्री सुद पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। शामला जी जो कि अरावली डिस्ट्रिक्ट में है आपका, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये कार्तिक सुद 11 टू अमास। नेक्स्ट है हमारा भद्रवी पूनम फेयर, ये अंबाजी बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है और ये भद्रवी पूनम में, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से चांद की तारीख होती है, उस पर से ये सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है भावनाथ फेयर जो गिमत जूनागढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है और ये महावद 9 to 12। नेक्स्ट है हमारा तामेटार फेयर, तामेतार फेयर जो सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और ये बहुत ही फेमस है। और ये कब होता है, आपका कैसे भद्रपद यानी भद्रव, जब मौसम जब महीना चलता है तो उसके फर्स्ट हफ्ते में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई ट्राइड, मैंने यहाँ पे चैप्टर को बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी। आई होप मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है। अगर फिर भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर रह जाता है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, तो एज सुन एज पॉसिबल मैं उस पर
जल्दी वीडियो क्रिएट करूँगा। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उन क्वेश्चन आंसर्स के लिंक